नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, हमारे द्वारा प्रयोगशाला परिचारक का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें से डेली आपको साइंस के 3 क्लास देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग की क्लास में 11 से 12 लाइव की क्लास चल रही है। लाइव क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा? थ्योरी वाला सेक्शन। फिर उसके जस्ट बाद कौन सा? न्यूमेरिकल वाला सेक्शन देखेंगे, है ना। फिर लास्ट वाला सेक्शन में हम लोग किसका देखेंगे? इसी चैप्टर का एमसीक्यू। इसी चैप्टर का एमसीक्यू कहने का क्या मतलब है? जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है वो साहू सर जी के द्वारा लिया जा रहा है। वो 12:30 बजे से 1:30 बजे के आसपास, है ना, लगभग 1 घंटे का लाइव क्लास रहेगा, ठीक। आप ऐप में जा करके इसका और डिटेल जानकारी देख सकते हैं, या हमारे संस्थान में फोन करके आप और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। या इसके संबंध में कुछ और क्वेरी भी जानना है तो भी आप संस्थान के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो देखो, आज के क्लास का सेकंड सेक्शन देखते हैं। कौन सा? न्यूमेरिकल वाला पार्ट। केवल आपको साइंस में थ्योरी पढ़ के ही निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, है ना। जब तक आप न्यूमेरिकल वाला सेक्शन नहीं पढ़ोगे, साइंस में पक्का है आपका 5 से 10 नंबर छूटने वाला है। तो ऐसा मत करो भाई, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी देखते जाना साथ ही साथ। आज सुबह की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है जी? G इंटू M1 M2/r², जिसमें से G का वैल्यू भी आपको जानना रहता है। G का वैल्यू देखो, ये किसके बराबर दिख रहा है? G 6 के बराबर दिख रहा है क्या? ऐसे याद करवाया था। तो 6.67 गुणित 10 का घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। पहला चीज तो ये जानना है, इसका वैल्यू। दूसरा चीज, इसका विमी सूत्र जानना है। क्या जानना है? विमी सूत्र। विमी सूत्र कैसे याद कराया था? 1 2 3 करके, 1 2 3, है ना। अब ये 1 2 3 क्या है जी? M-1, 2 में L-2 और T-2, और L का क्या हो जाएगा? 3। ये कैसे निकलता है विमी सूत्र? जब मापन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और उससे कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होते हैं, ठीक है। ले 10 का ताबीज, मूल मात्रकों की संख्या ट्रिक से पढ़ाता हूं मैं, है ना। तो पूरा चीज आपको वहां से ट्रिक से बताऊंगा, क्लियर। तो इस फार्मूला का यूज करके पूरा का पूरा इसका आधा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। पूरा न्यूमेरिकल आपको गति के समीकरण को भी जब जानोगे तब पूरा समीकरण आप बना पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला चीज ये याद रखना, F बराबर G इंटू M1 M2/r²। यही फॉर्मूला सुबह पढ़े थे। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? पूरा चैप्टर में यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है? दो निकायों के बीच आकर्षण बल कितना है? 1/9F है। तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, या आर की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। किसका वैल्यू दिया है? देखो, जो जो दिया है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो। मैथ्स बनाने का यही एक तरीका रहता है, जो पूछा गया है उसी के वे में जाओ, क्या क्या निकालना है उसके बारे में थोड़ा सोचो, है ना। रैंडमली अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, तो लास्ट में जो दिया हुआ है, जो निकालना है, उसके बारे में सोचना वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
दो निकायों के बीच आकर्षण बल का मान कितना है, 1/9F है। तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी ये निकालना है अपने को। क्या दिया है, दो निकायों के बीच की आकर्षण बल F का वैल्यू कितना दिया है, 1/9F दिया है। सॉरी, पहले तो एक समीकरण हम लोग क्या जानते हैं, F का वैल्यू G इंटू M1 M2/r²। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा जो आपको पता है ना। अब क्या किया जा रहा है, दो निकायों के बीच की जो आकर्षण बल है F का वैल्यू चेंज करके क्या किया जा रहा है, 1/9F कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी मतलब R की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, F को क्या चेंज किया गया, 1/9F किया गया, और क्या बोला गया है, दो निकायों के बीच की दूरी मतलब R की वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझे क्या बोल रहा है, अपने को पता क्या है, F बराबर G इंटू M1 M2/r² होता है। अब क्या बोला जा रहा है, जो F है इन दोनों के बीच का जो बल है आकर्षण बल, उसको कितना किया गया है, 1/9F किया गया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, R का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब इस वाले वैल्यू को रखो, है ना। अब देखो F को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, 1/9F से करेंगे, 1/9F से करेंगे। ठीक है, इसके बराबर क्या, G इंटू M1 M2/r²। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण का यूज करो। ठीक है, इसका और इसका चलो मान लेते हैं ये F1 हो जाएगा, ये मान लेते हैं F2 हो जाएगा। ठीक, तो F1/F2 करो, F1/F2, F1/F2, F1 का वैल्यू क्या है, F इंटू सॉरी F बराबर क्या दिख रहा है आपको, G बराबर M1 M2/r²। ये हो गया। फिर F का वैल्यू कितना हम लोग किए थे, 1/9F किए थे क्या, 1/9F। ये इसके बराबर कितना का वैल्यू है, G इंटू M1 M2/r²। ठीक है, r², दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। ठीक है, R1/R2। अब देखो कौन कौन सा वैल्यू कट रहा है, ये F कट रहा है क्या अपने पास, ये भी F कट रहा है, और 1/9 है, ये 9 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और ये G इंटू M1 M2 और G इंटू M1 M2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या, ये R2 की वैल्यू नीचे है, ऊपर चले जाएगी, है ना, R2 की वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, क्या बचा, 9 बराबर R2/R1, इन दोनों का क्या बचा, होल स्क्वायर बचा। ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या अपने पास, किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, R2/R1 इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ये स्क्वायर कट जाएगा, 3 बराबर क्या, R2/R1, R2/R1, और R2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, R2 बराबर 3R1 निकल जाएगी। मतलब दूरी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। दूरी कितना गुना के बराबर हो जाएगा, 3 गुना के बराबर हो जाएगा। क्या किए, समझ में आया ना। देखो एक बार फिर से देखो क्या किए, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। सबसे पहले F बराबर क्या था, G इंटू M1 M2/r²। ये क्लियर, पहला समीकरण जो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दो निकायों के बीच की जो आकर्षण बल है 1/9F किया गया, मतलब F को रिप्लेस करके क्या किया गया, 1/9F किया गया है। तो 1/9F किया गया है, देखो फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, दो निकायों के बीच की दूरी मतलब R को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब F की वैल्यू 1/9F बराबर क्या हो जाएगा, G, ये R1², दूरी निकालने के लिए बोला है, M1 M2/r²। ये समझ में आया ना दो समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को डिवाइड करो, F1 का वैल्यू F, F2 का वैल्यू 1/9F, ये किसके बराबर हो जाएगा, G M1 M2/r1 का स्क्वायर डिवाइड बाई G इंटू M1 M2/r2 का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये F कट रहा है, ये 9 ऊपर जा रहा है,
तो 9 टोटल आ जाएगा। इसके बराबर देखो ये वाला वैल्यू कट रहा है, R2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो R2 बाई R1 इन दोनों का क्या निकल रहा है आपको, होल स्क्वायर देखने को मिल रहा है। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बराबर R2 बाई R1। यहां से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, 3 बराबर क्या बचा, R2 बाई R1। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R2 बराबर 3R1 के बराबर हो जाएगा। मतलब दूरी कितना गुना दिख रहा है अपने को, दूरी दिख रहा है 3 गुने के बराबर। क्लियर, समझ में आया क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझो इसका। ठीक है, तो 3 सेक्शन में हम लोग यहाँ से बना दिए। एफ का वैल्यू पता था, एफ का वैल्यू रिप्लेस किए, दोनों को डिवाइड किए, तब आर की वैल्यू कितना आ गई, 3R के बराबर। ठीक है, तो दूरी कितना दिख रहा है अपने को, 3 गुना दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न में ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूरी को परिवर्तित नहीं करेंगे। जो दूरी है आर है वो आर ही रहेगी, है ना, दूरी को चेंज नहीं किया जा रहा है, आर का वैल्यू चेंज नहीं किया जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एफ है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, मतलब दूरी को चेंज नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान को, ये आधा है ना, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ये देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या बोला जा रहा है, दोनों को आधा कर दिया जा रहा है, किसको आधा, इसके m को, द्रव्यमान को आधा कर दिया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बोला गया है ये देखो, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब r के बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन m क्या होगा, द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, m1 के द्रव्यमान को m1 बाई 2 कर दिया जा रहा है, और m2 के द्रव्यमान को m2 बाई 2 कर दिया जा रहा है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, और उसका जो द्रव्यमान है m1 और m2 द्रव्यमान है, उसको आधा कर दिया जाता है, m1 और m2 है, इन दोनों के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है, तो किसका वैल्यू, g का वैल्यू अपने को निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा कितना के बराबर हो जाएगा, F कितना के बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल F के बारे में पूछा गया है कि F कितना बराबर हो जाएगा। कुछ पहले वैल्यू होगा, फिर बाद में वो कितना गुना की बराबर होगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, अब इसको बनाओ, चलो m1 और m2 का वैल्यू अपने को दे दिया गया है। पहले अपन क्या जानते हैं, पहला समीकरण F बराबर g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये पहला तो अपन जानते हैं जी। ठीक है, अब इसी में m1 m2 का वैल्यू रखेंगे, F का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, g इंटू m1 बाई 2, m1 बाई 2 इंटू m2 बाई 2। ठीक है, m2 बाई 2, और ये r की वैल्यू पहले से है आर स्क्वायर, ये समझ में आया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, f बराबर g इंटू m1 m2 निकल जाएगा क्या, आर स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, इसको निकाल लो, 1/4 इसको निकाल लो, 2 दूनी 4, 1/4 ये निकल जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचेगा क्या बचेगा, g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर बचेगा। और ये कुछ वैल्यू दिख रहा है क्या, g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हाँ सर ये किसके वैल्यू के बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर के वैल्यू दिख रहा है ना। तो f डेस कर लो इसको, f डेस बराबर 1/4 f। ठीक है, ये g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, f के बराबर है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितने के बराबर दिख रहा है, f/4 या 1/4 के बराबर दिख रहा है। समझ में आया क्या किए इसका, जो क्वेश्चन बोला गया है उसी क्वेश्चन के आधार पे आपको क्या देना है, आंसर देना है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, गुरुत्वाकर्षण बल को चेंज नहीं कर रहे हैं, F का F रहेगा, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, R का वैल्यू R रहेगा। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है, द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं, M को आधा कर रहे हैं, तो m1/2 और m2/2 जो द्रव्यमान पहले से है, जो हम लोग को पता है F बराबर g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पहला समीकरण।
इसी m में अपने को चेंज क्या करना है, m1 का वैल्यू m1/2, और इसी m2 में क्या करना है, m2/2 चेंज करना है। देखो अब क्या किए, m1/2 m2/2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, f बराबर 1/4, और क्या बचेगा, g इंटू m1 m2/r²। और ये वैल्यू कोई है क्या पहले से, ये किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। तो f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू f हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को अप्रोच करना है कि क्या पूछा गया है। तीसरा देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाती है तो f का मान क्या हो जाएगा। तो f का मान क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। f का मान कैसे निकालते हैं भाई, तो f का मान निकालते हैं f बराबर g इंटू m1 m2/r²। अब देखो ये तो पहला समीकरण हो गया, चेंजेस क्या करने हैं, दूरी को क्या बोल दिया गया है, 6 गुना हो जाएगी। तो जो पहले दूरी थी r दूरी, वो कितने के बराबर हो जाएगी, 6r के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया। जो पहले दूरी थी उस दूरी को हम लोग कितने गुने के बराबर कर रहे हैं, 6 गुने के बराबर कर रहे हैं। तो अब समीकरण क्या हो जाएगा, देखो f बराबर g इंटू m1 m2/r² तो लिखेंगे, लेकिन r के जगह आप क्या लिखेंगे जी, 6r लिखेंगे। तो 6r का स्क्वायर, 6r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, f बराबर g इंटू m1 m2/r² था, है ना। तो ये 6r इसका रिप्लेस किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 36r² हो सकता है क्या, है ना, 36r² हो सकता है। अब एबडेस की वैल्यू अपने को निकालना है, 1/36 ये निकल जाएगा क्या, ठीक है, m1 m2 g इंटू m1 m2/r², और ये किसी की वैल्यू है, g इंटू m1 m2/r², समीकरण 1 की वैल्यू है। तो एबडेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/36 इंटू क्या हो जाएगा, f। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बल कितने गुने के बराबर हो जाएगी, तो 1/36 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कितने के गुने बराबर हो जाएगी, 1/36 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया। क्लियर, 3 क्वेश्चन हो गया। तो इन 3 क्वेश्चन के आधार पे हमने क्या समझा जी, तो अपन को बताया जा रहा है या तो दूरी चेंज कर रहा है या तो द्रव्यमान को चेंज कर रहा है, ठीक है। और उस आधार पे अपने को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एफ निकालने के लिए बोल रहा है, एफ का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे चौथे नंबर का, तो 2-3 चीज को मिला करके क्या किया गया है, एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे, ग्रेविटेशन वाला है ना, आज तो एक ही क्लास हुआ है, तो जब आगे बढ़ेगी तो उसमें हम समझेंगे कि किसी भी ग्रह का या पिंड का द्रव्यमान जब पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में निकालना होगा, तो किसी भी पिंड का या ग्रह का द्रव्यमान क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो कल का क्लास जब लाइव होगा तब उसमें हम लोग समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है कि किसी भी ग्रह का या किसी भी पिंड का द्रव्यमान नहीं लिया जाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाता है, जब हम लोग उसका कंपैरिजन पृथ्वी के द्रव्यमान से करते हैं तब, ठीक है। अब देखो जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके आधार पे हम लोग बनाते जाएंगे। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात के प्रतिलोम बदल रहा है, क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल F जो है वो दूरी के मतलब r के n घात के प्रतिलोम, मतलब उल्टा रिवर्स, है ना। तो F किसके बराबर, इस किसके प्रतिलोम के बराबर है, दूरी के n घात के प्रतिलोम, दूरी के n घात के प्रतिलोम क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने, इसीलिए बोला कि इसको 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिला करके बनाओगे। वृत्तीय कक्षा में चक्कर के लिए
दो कंडीशन चाहिए आपको। पहली बात क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय त्वरण चाहिए। कोई भी क्या करेगा, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको अभिकेंद्रीय त्वरण चाहिए, है ना। जैसे बाइक चलाते हो तो देखते होगे, जैसे मोड़ आता है ना, तो पीछे अगर अगर आगे चलते जाते हो तो आप बाइक चलाते हो तो क्या करते हो जी, केंद्र की ओर झुकते हो। अगर सीधा सीधा चले जाओगे तो कहीं और सीधा पहुंच जाओगे, है ना। तो जब मोड़ आता है तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है किसके ऊपर, अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है केंद्र के ऊपर, ठीक है। तो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाना है तो एक तो पहले आपको ए चाहिए होगा, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, W चाहिए होगा, जो 2πn उसकी परिधि के बराबर होगा, ठीक है। वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय कक्षा मतलब इसकी परिधि है, तो परिधि में चक्कर लगा रहा है, तो दो कंडीशन आपको चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर उसका क्या निकालना है अपने को, बोल रहा है काला अवधि टी का वैल्यू अपने को निकालना है, बोल रहा है टी का वैल्यू निकालना है, बोल रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं जी। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है कंडीशन हम लोग को। एफ का वैल्यू दिया है किसके बराबर, दूरी के n घात के प्रतिलोम बदल रहा है, पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक है। अब वहां पे एक कंडीशन दिया है वृत्तीय कक्षा, तो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए। चक्कर लगाने के लिए पहला कंडीशन, एक तो उसकी परिधि पे घूमेगा, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2πn। और हम लोग को पता है n या आवृत्ति की वैल्यू क्या होती है, 1/t के बराबर, आवर्तकाल के बराबर होती है। आवृत्ति की वैल्यू कितनी होती है, आवर्तकाल के बराबर। तो 2πn का वैल्यू 1/t हो जाएगा। वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए पहला चीज। दूसरा चीज ए चाहिए अपने को, ए चाहिए मतलब त्वरण चाहिए उसका, ठीक है। क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो उसके लिए क्या निकालना है जी अपने को, उसके लिए अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण कैसे निकालेंगे जी, तो याद रखना अभिकेंद्रीय त्वरण ए बराबर क्या होता है, ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे याद रखना आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। आर ओमेगा स्क्वायर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है उसका, रेडियस है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है। ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं इतना भाई, ये दो चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, देखो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाना है, किसमें, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाना है। तो वृत्तीय कक्षा में चक्कर के लिए पहले उसकी परिधि पे घूमना पड़ेगा, और जब वो घूमेगा, टर्न लेगा, तो उसमें एक बल लगेगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, है ना। तो इन दोनों के कंडीशन में, केस में रखोगे तब क्या निकलेगा, आगे का चीज होगा। अब ये देखो हम लोग को पहला कंडीशन दिया हुआ है, एफ इस, है ना, किसके बराबर, दूरी के आन, दूरी के n घात के प्रतिलोम बदल रहा है, पहला समीकरण अपने पास दिया है। और f का वैल्यू क्या होता है पता है आप लोग को, f बराबर m इंटू ए होता है। f बराबर क्या होगा, m इंटू ए होगा। तो m इंटू ए किसके, दूरी के n घात के प्रतिलोम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसी भी ग्रह का बोला हूं, किसी भी ग्रह का, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ग्रह की कालावधि। तो किसी भी ग्रह का क्या नहीं लेंगे, एम नहीं लेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, जब उसका पृथ्वी की तुलना में क्या निकाला जाएगा, द्रव्यमान निकाला जाएगा, तो एम का वैल्यू नहीं लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ए दूरी के एन घात के प्रतिलोम बदलेगा, ठीक है। और ए का वैल्यू कहीं पे पढ़े हो क्या, ए का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू चाहिए त्वरण के लिए, अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए कितना होगा, आर डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर, आर डब्ल्यू स्क्वायर 1/r⁴n। आर का वैल्यू नीचे ले जा सकते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये 1/r⁴n+1 हो जाएगा क्या, है ना। ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू
1/r⁴ n+1। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, n+1 बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये ओमेगा को सिर्फ रखो, कितना हो जाएगा, 1/r⁴ n+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस में आया है, 2019 के सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के क्वेश्चन में आया है, देखना एक बार, है ना। अब ये देखो ओमेगा की वैल्यू आपने को कुछ पता है क्या, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होता है, क्या होगा, 2π/t, इसको लिखो 2π/t, है ना, किसके बराबर, 1/r⁴n+1/2 के बराबर। 2π तो वैल्यू कांस्टेंट है, इसको नहीं लेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, 1/t 1r⁴n+1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए, इसी t की वैल्यू या आवर्तकाल की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, r⁴n+1 क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी t की वैल्यू या आवर्तकाल की वैल्यू अपने को चाहिए। क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, एक ही कंडीशन दिया गया था, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n। वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल निकालने के लिए बोला था। ठीक है, वृत्ति कक्षा में चक्कर लगा रहा है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आवर्तकाल निकालने के लिए बोल रहा है। तो वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाना है तो दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, एक तो उसकी परिधि से जाना पड़ेगा और इसके अभिकेंद्रीय त्वरण से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे काम आएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ये क्या दिया गया है, दूरी के n घात के व्युत्क्रमानुपाती, यही कंडीशन दिया गया था। इसी को एलिब्रेट करो, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। m ग्रह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं निकालते तो a किसके बराबर, 1/r⁴n। a का वैल्यू क्या होता है, r⁴, अभी केंद्रीय त्वरण कितना होता है, r⁴। r का वैल्यू हम लोग यहाँ डिवाइड में लेंगे तो n+1 हो जाएगा, स्क्वायर को भी लेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने को जो t है आवर्तकाल है वो मिल जाएगा दूरी के n+1/2 के बराबर, दूरी के n+1/2 के बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे काला अवधि या क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू मिल जाएगा। t का वैल्यू क्या मिल रहा है, दूरी के n+1/2 के बराबर क्या मिल रहा है अपने को, प्रतिलोम, जब n घात के प्रतिलोम बदलता है तब क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल r⁴n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन समझ में आया क्या। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, है ना, अभी डेमो क्लास चल रहा है ना, तो इसका टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाएगा जब क्लास एंड होगा। तो यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाता है, अब क्या किया जा रहा है, m1 का क्या हो जा रहा है, 3m हो जा रहा है, और m2 की वैल्यू क्या हो रही है, 3m2 हो रही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये देखो, दूरी जो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को 3 गुना कर रहे हैं और दूरी को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो पहला क्या जानते हैं जी, F बराबर G इंटू M1 M2/r², ये तो पता है अपने को, एक, है ना, F की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, M1 को चेंज किया जा रहा है, F डैश की वैल्यू G इंटू M1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3m1 कर रहे हैं, M2 को क्या कर रहे हैं, 3m2 कर रहे हैं, डिवाइड बाई r²। तो 3 तिया क्या दिख रहा है, 9 बाहर निकल जाएगा, G इंटू M1 M2/r² दिख रहा है। ठीक है, एफ डैश की वैल्यू, और एफ डैश की वैल्यू 9, ये किसकी वैल्यू है क्या, G इंटू M1 M2/r², जी हाँ, ये किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू एफ, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू एफ हो जाएगी। तो ये बल जो है वो कितने गुना हो जाएगा, 9 गुने के बराबर दिख रहा है।
बल कितना गुना दिख रहा है, 9 गुना हो जाएगा। बल कितना दिख रहा है, 9 गुना। ठीक है, बल कितना दिख रहा है, 9 गुना। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बल 9 गुना हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया ना, इसके द्रव्यमान को बस 3 गुना कर रहे हैं, तो 3 तिया 9 गुना सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, फिर इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। अब ये देखो भाई, ये क्या है, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात किया जा रहा है, केपलर के 3 नियम के आधार पे निकालते हैं। तो केपलर के कितने नियम, केपलर के 3 नियम। 3 नियम कौन कौन से हैं, तो पहला है ऑर्बिट का नियम, ऑर्बिट का नियम या इसको क्या बोलेंगे, कक्षा का नियम। दूसरा क्या है जी, क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा क्या है, परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, एरिया का नियम, परिक्रमण काल का नियम। अब ये क्या है तीनों, तो ऑर्बिट का नियम क्या बोलता है, ऑर्बिट का नियम क्या बोलता है, कोई भी ग्रह, मान लेते हैं ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर क्या है, एक कक्षा है। तो कोई भी ग्रह, यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा या उपग्रह होगा, है ना, तो कोई भी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों ओर किसके में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय या दीर्घपरास, दीर्घपरास की कक्षा में क्या करेगा, दीर्घपरास की कक्षा में घूमेगा, दीर्घपरास की कक्षा में घूमेगा। ये कौन सा नियम कहलाता है, ऑर्बिट का नियम या कक्षा का नियम कहलाता है। क्षेत्रफल का नियम क्या है, कि कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह क्या करेगा, समान समय में, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, समान क्षेत्रफल तय करेगा। अब ये क्या है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, मतलब देखो अगर इसका द्रव्यमान है m1, इस वाले ग्रह का द्रव्यमान है m2, और ये 10 सेकंड में चलता है 2 किलोमीटर। ठीक है, m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु 10 सेकंड में 2 किलोमीटर चलता है, तो m2 द्रव्यमान का भी वस्तु, है ना, ये m2 द्रव्यमान का भी वस्तु 10 सेकंड में कितना किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर ही चलेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है, कि किसी भी ग्रह का, किसी भी ग्रह का द्रव्यमान अपने को मतलब नहीं है, द्रव्यमान से मतलब नहीं है, मतलब इसका अगर 100 किलो है और इसका 1 किलो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु 10 सेकंड में 2 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भी वस्तु 10 सेकंड में 2 किलोमीटर ही चलेगा। ये क्या कहलाता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, समान समय में समान दूरी या समान क्षेत्रफल तय करेगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। परिक्रमण काल क्या कहलाता है जी, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब के बराबर होगा। इसका जो परिक्रमण काल है, ठीक है, टी है, आवर्त काल है, वो दूरी के क्यूब के समानुपाती होगा। ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो दूरी के क्यूब के समानुपाती होगा। तो ये 3 नियम केपलर के लागू करोगे तब आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 6वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, किसी ग्रह की त्रिज्या क्या है, आर की कक्षा में परिक्रमण अवधि क्या है, टी है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमण अवधि ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या को बस अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो r है r की वैल्यू को 4r करना पड़ेगा। तो कौन सा नियम लगेगा इसका, देखो केपलर का तीसरा नियम, केपलर का 3rd नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा। और केपलर का तीसरा नियम क्या बोलता है जी,
परिक्रमण काल किसके, दूरी के क्यूब के समानुपाती होगी। अब जब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो टी स्क्वायर बराबर के इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं क्या, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर बराबर के इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो त्रिज्या है ये आर है, इसको चेंज करके कितना बोल रहे हैं हम लोग, 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। ठीक है, जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को हम लोग कितने के बराबर कर रहे हैं, जो r था उसको क्या कर रहे हैं, 4r के इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, टी1 स्क्वायर, अब इसको टी1 ले लेते हैं ना, ये टी है, ये टी1 स्क्वायर ले लेते हैं, टी1 स्क्वायर बराबर के इंटू आर क्यूब के जगह, अब आर क्यूब के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 4r रख सकते हैं क्या, 4r का क्यूब। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 64r क्यूब के बराबर, कितने बराबर, 64r क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी1 स्क्वायर बराबर के इंटू 64 आर क्यूब के बराबर। ठीक है, 64 आर क्यूब के बराबर दिख रहा है अपने को, यहां तक समझ में आया क्या हर किसी को, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक, 64 आर क्यूब के बराबर दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, टी1 स्क्वायर बराबर, ये 64 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, 64 को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 64 इंटू क्या बचा, के इंटू आर क्यूब, के इंटू आर क्यूब। समझ में आया यहाँ पे, ये टी1 वाला कैसे किए, टी1 स्क्वायर बराबर के इंटू 64 इंटू आर क्यूब आया है, बस उसको रीअरेंज किए हैं, टी1 स्क्वायर बराबर 64 इंटू के इंटू आर क्यूब, टी1 स्क्वायर ये 64 लिखोगे, ये के इंटू आर क्यूब किसी और के वैल्यू के बराबर दिख रहा है क्या, किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, इंटू क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, इंटू क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, अब स्क्वायर को हटाओ तो टी1 लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 8 का दिख रहा है, फिर ये किसका दिख रहा है, टी का। तो परिक्रमण काल अब कितना हो रहा है, जिसका पहले परिक्रमण काल टी था वो कितने के बराबर हो गया, 8t के गुना बराबर हो गया, या कितने गुने के बराबर होगा, 8 गुने के बराबर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले देखो क्या किए, केपलर का तीसरा नियम, टी स्क्वायर आर क्यूब समानुपाती होगा, यहां से टी स्क्वायर बराबर के इंटू आर क्यूब किए, ये क्या निकल गया, पहला समीकरण। ठीक है, अब इसी में दूसरा समीकरण देखो क्या बोल रहा है, कि त्रिज्या क्या बोल रहा है, 4r के गुना हो जाएगा, तो जो r है वो चेंज होके 4r के बराबर हो जाएगा, चेंज होके 4r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो t स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है, k इंटू आर क्यूब की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 4r रख सकते हैं, 4r क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हैं k इंटू 4 का क्यूब 64, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब, रीअरेंज करो, 64 बाहर निकाल दो, इंटू के इंटू आर क्यूब, किसकी वैल्यू, टी1 की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो 64 तो बचा, ये के इंटू आर क्यूब किसी और की वैल्यू के बराबर दिख रहा है क्या, किसके बराबर दिख रहा है, के बराबर दिख रहा है, तो टी1 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, टी1 स्क्वायर बराबर 64 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये के इंटू आर क्यूब किसके बराबर दिख रहा है, टी के बराबर दिख रहा है ना, के इंटू आर क्यूब, ये किसके बराबर दिख रहा है, टी के बराबर दिख रहा है, तो टी1 स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा आपने को, 64 इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सबसे स्क्वायर स्क्वायर काटो, टी बराबर टी1 बराबर क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा। तो जो परिक्रमण काल है वो किसके बराबर, 8t के बराबर दिख रहा है, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये जब गति का समीकरण पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन के गति का 3 समीकरण है ना, कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या हो जाएगा, दूरी या हाइट निकालना है तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g s या h। इन तीनों का समीकरण जब गति का समीकरण पढ़ेंगे
तब यहाँ से आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। लगभग 45 एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर चलाया जा रहा है कक्षा प्रयोगशाला परिचारक का, तो वहां पे देख लेना, या तो केवल थ्योरी करवाया जाएगा, है ना, और चुपचाप निकल लिया जाएगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट में खासियत क्या है जी, तो हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्मेट में इसी साइंस को पढ़ेंगे। कितने के फॉर्मेट में? 3 फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहला एक किसके फॉर्म में? जो थ्योरी वाला सेक्शन है, रोज सुबह आपको 11 से 12 लाइव मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी का। न्यूमेरिकल फॉर्म देखने के बाद लास्ट में क्या देखेंगे? इसका एमसीक्यू फॉर्म देखेंगे। तो 3 क्लासेस रोज आपको केवल परिचारक के साइंस वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। और ये साइंस में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है जी? क्योंकि यहां से 60 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लगभग 60% केवल साइंस वाले सेक्शन से यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू फॉर्म वाला न्यूमेरिकल देखे। ठीक, कल के क्लास में हम लोग इसके थ्योरी वाला सेक्शन को जब गति के समीकरण देखेंगे, तब इसके आगे के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो कक्षा यहीं तक रही। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और क्या हम लोग आपके लिए कर सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग, और उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।